ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है बेटा सेक्शन 41 सबसेक्शन 1। किस चीज का है ये बता सकता है कोई? सर डीम्ड इनकम। यस, ये है बेटा डीम्ड इनकम का सेक्शन। सर डीम्ड इनकम क्या होती है? डीम्ड इनकम का मतलब होता है कि अगर हमने पहले किसी भी एक्सपेंसेस को अलाउ करवाया था और वो अमाउंट हमें रिकवर हो जाता है तो उसे इनकम टैक्स में डीम्ड इनकम बोला गया है, राइट? सर डीम्ड इनकम बोलने की जरूरत क्या थी? डीम्ड इनकम बोलने की जरूरत ये थी कि वो अभी फर्स्ट टाइम अराइज नहीं हुई है। जब इनकम फर्स्ट टाइम अराइज होती है तब तो हम उसे फर्स्ट टाइम इनकम ले लेते हैं, बट वो एक्सपेंसेस बनने के बाद उसकी रिकवरी के रूप में अराइज हुई, इसलिए उसको डीम्ड इनकम बोला गया है। थोड़ा सा मैं ये समझा देता हूं आपको। देखिए, इनकम टैक्स में कभी रिवर्सल नहीं किया जाता, हालांकि अकाउंट्स में भी नहीं किया जाता। ओवर राइटिंग नहीं की जाती, रिवर्सल किया जाता है। कैसे सर? मान लीजिए आपने किसी को 1 लाख रुपए का सामान बेचा उधार में, तो आप क्या करेंगे? क्या सेल और डेटर्स को 1-1 लाख रुपए से ट्रीट कर देंगे? बताइए, डेटर बढ़ा देंगे और सेल बढ़ा देंगे? बोलिए। अगर आपने 1 लाख का उधार माल बेचा किसी को तो 1 लाख की इनकम एज ए सेल P&L में डाल देंगे और 1 लाख का डेटर एज ए असेट बैलेंस शीट में डाल देंगे। यस सर। अब जब आप उससे पेमेंट लेने पहुंचे तो बंदा कहता है कि भैया कुछ तो कम करो, है ना? और वो आपको 98,000 दे के बोलता है कि भैया हिसाब क्लियर, बस मैं इतना ही दूंगा। आप भी कहते हैं कि ठीक है, रेगुलर कस्टमर है, कोई बात नहीं, लिया और खत्म किस्सा। अब सवाल ये है कि जब 98 मिला तो अकाउंट तो क्लोज हो नहीं सकता, 2,000 रुपए से अकाउंट शो करेगा। तो आप उस 2,000 का क्या करेंगे? क्या आप जाके अपने सेल बिल को चेंज करेंगे 98,000 का, या फिर आप 2,000 का डिस्काउंट शो करके हिसाब बराबर कर देंगे? सर 2,000 का डिस्काउंट दिखा के हिसाब बराबर कर देंगे, बिल्कुल, क्योंकि ओवर राइटिंग नहीं चलेगी। ओवर राइटिंग कितनी बार करेंगे हम? सर ये तो रेगुलर प्रोसेस है, हम कितनी बार जाके सेल के बिल को चेंज करेंगे? नो, इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस, राइट? ठीक है सर। तो बेसिकली आपने क्या किया, पहले जिस चीज को आपने इनकम माना था अभी उसमें से 2,000 रुपए को आपने खर्चा मान लिया, राइट? यस सर। सेम चीज एक्सपेंसेस पे लागू होती है। आपने बैड डेट मानी कि मेरा पैसा डूब गया, क्या आपने खर्चा चार्ज कर दिया इन द नेम ऑफ बैड डेट्स? यस सर, हमने तो खर्चा चार्ज कर दिया। अब जिस पर्सन से आपने सोचा था कि पैसा डूब गया और वो पैसा हमें मिल जाता है, तो क्या हमें इसे इनकम्प्लीट करना पड़ेगा? यस सर, इसे हमें इनकम्प्लीट करना पड़ेगा, तो ये भी रिवर्सल है। तो दैट मीन्स अगर पहले कोई इनकम हुई, ध्यान से सुनना, पहले कोई इनकम हुई और अब वो नहीं हो रही है तो आप उसे एक्सपेंसेस मान लीजिए। पहले कोई एक्सपेंसेस हुआ और अब वो नहीं हो रहा है या वापस मिल जाता है तो उसे हम इनकम मान लेंगे। बात समझ में आ गई? यस। तो जिस खर्चे को हमने पहले एक्सपेंसेस माना था और वो हमें रिकवर हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड डीम्ड इनकम। क्लियर? तो एनी एक्सपेंसेस allowed earlier is recovered, तो उसे हम क्या मानेंगे? इनकम मानेंगे। बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट रिकवर भी इसी में कवर होगा। नेक्स्ट, हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के केस में हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के केस में एक पॉइंट पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, बैलेंसिंग चार्ज पढ़ा था क्या? क्या वो भी ऐसी ही चीज थी कि हमने जो डेप्रिसिएशन क्लेम किया है उसका रिवर्सल कर रहे हैं?
ओके। उसके अलावा बेटा हमने पढ़ा था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च, पढ़ा था क्या? और वहां पे भी बिजनेस इनकम की बात की थी हमने। वॉइस ब्रेकिंग, आवाज ब्रेक हो रही है क्या? यस सर। अच्छा, एक मिनट। अब सही आ रही है? वो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो जाता है बेटा। अभी देखो, अब क्लियर है क्या? ओके। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च पढ़ा था हमने। यस सर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस भी पढ़ा था, याद है? ठीक है। तो ऐसे कई चीजें हमने पढ़ी थी जहां पे हमें प्रॉफिट और लॉस हो जाता है। ठीक है, जो पहले खर्चा हुआ था वो वापस रिकवर हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में कई बार आ जाता है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये वर्ड हमने लिखा एनी एक्सपेंसेस अलाउड अर्लियर, तो क्या वो इनकम टैक्स में पहले अलाउ होना चाहिए तभी इस साल इनकम मानेंगे? बोलो, क्या ये जरूरी है कि वो एक्सपेंसेस इनकम टैक्स में अलाउ होना चाहिए तो ही हम उसे इस साल इनकम मानेंगे, अदरवाइज इनकम नहीं मानेंगे? बोलिए, सही बात है? यस सर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। सर प्रीवियस ईयर 2019-20 में क्या हुआ? हमने बोला कि हमारे पैसे डूब गए सर। कितने डूब गए? 60,000 रुपए डूब गए सर। इनकम टैक्स ने हमें अलाउ किया 45,000 रुपए। ठीक है, हमने बोला था 60,000 डूब गए, पर असेसिंग ऑफिसर ने अलाउ किया सिर्फ 45,000। अब प्रीवियस ईयर 2020-21 के अंदर हमें बेड रेट की रिकवरी हुई। कितने रुपए की? सर 40,000 रुपए की। तो आप बता सकते हैं कि प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर कितनी डीम्ड इनकम मानेंगे हम? सबसे फास्ट जवाब आया है निविका, बोलिए। शेफाली का आ गया है, शुभम का आ गया है, और हेमंत का आ गया है, सिद्धि, समृद्धि, और ओके। तो सबसे पहली बात, प्रेरणा। अच्छा, एक इस पूरे ग्रुप का, ये सब एक साथ पढ़ने वाले सबका आंसर एक जैसा ही। माइक ऑन करके पूछो पंकज, क्या पूछ रहे हो? सर जो 40,000 रिकवर हुए हैं कौन से वाले हैं? क्योंकि 60,000 को 15,000 और 45,000 में डिवाइड अगर मैं करता हूँ, आपने कहा 40,000 के रिकवर हुए हैं, ये भी तो हो सकता है कि 10,000 तो डिसअलाउड वाले रिकवर हो गए और 30,000 अलाउड वाले रिकवर हो गए। तो आंसर कैसे देंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही पूरा गिवन नहीं है फिर। मतलब क्वेश्चन गलत है? मेरे हिसाब से नहीं है क्वेश्चन बेटा गलत। ऐसे क्वेश्चन गलत होने लग गए तो ट्रिकी क्वेश्चन तो एग्जाम में सारे गलत हो जाएंगे। सर फिर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है ना सर? नो,
इंफॉर्मेशन कोई इनकम्प्लीट नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट है इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे थोड़ी है कि वो बोलेगा कि भैया देखो 2 + 2 जोड़ने हैं, बताओ कितना होगा, वो कुछ तो बोलेगा। सर वो तो हमें भी है, बट 2 अलाउड है, उसके रिकवर में भी मुझे अभी सब आ जाएगा बेटा, वेट करो, पेशेंस रखो थोड़ा तो सा। मान लो अभी 40,000 रिकवर हुआ है, इसमें 15,000 वो रुपए आए हैं जो ऑलरेडी पिछले साल इनकम टैक्स में डिसअलाउ किए थे, वो रिकवर हो गया, तब भी मैं क्या करूँगा इनकम टैक्स का, कुछ नहीं करूँगा, तो फायदा ही नहीं है, वो ऑलरेडी डिसअलाउड है, तो टैक्स बनता ही नहीं है मुझे में। मैं बचते हुए 25,000 पे ही काम करूँ। अब ये 40,000 कहाँ से किए गए, कौन सी 40,000, ये डिसअलाउ वाले 40,000 हैं या पूरे अलाउड वाले 40,000 ये बताओ। मतलब अपनी बोलनी है ना, सुननी नहीं है किसी की। मैं कह रहा हूँ हैव पेशेंस, जब मैं आंसर बताऊंगा, अभी मैं सबके आंसर ले रहा हूँ, राइट? अब मैं सब आंसर बताऊंगा तब आपको लॉजिक समझ में आएगा। पढ़ा आपने इंटर में भी होगा ये लॉजिक, बट आपको याद नहीं होगा। हर चीज के पीछे कोई कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट बनाने वाले ने भी सोचा होगा और उसके हिसाब से उसने कॉन्सेप्ट बनाया होगा और आंसर बनाया। आप बोलोगे सब क्वेश्चन गलत है, ये तो इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो हैव पेशेंस बेटा। ओके, और कोई? चलिए, अब बहुत से लोगों का जवाब आया सिर्फ 25,000 रुपए। ठीक है, कुछ लोगों का जवाब आया सिर्फ 40,000 रुपए। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। राइट आंसर इज 25,000। राइट आंसर इज 25,000। सर हाउ, कैसे? हमें 40,000 रुपए की रिकवरी हुई। यस, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। हम इनकम टैक्स में कितनी रिकवरी रिप्रेजेंट करेंगे? हम 2019-20 में गए थे एओ के पास और जाके हमने कहा कि सर हमारा 60,000 रुपए डूब गया है। एओ कहता भैया मैं तो नहीं मानता 60,000 डूबे हैं, आपके 45,000 डूबे हैं, 15,000 तो ऐसे हैं जो आपको मिल जाएंगे। आप झूठ बोल रहे हो कि डूब गए, वो डूबे नहीं है, वो आपको मिल जाएंगे। हमने कहा ठीक है सर, आप जो बोलो वो सही। तो हमने उनकी बात मान ली, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने 45,000 रुपए तो हमारा खर्चा मान लिया, जबकि 15,000 हमारा खर्चा नहीं माना। राइट, ठीक है। अब जब हमें रिकवरी हुई 40,000, तो क्या हम उनको जाके कहेंगे कि सर जो आपने 45,000 हमारे माने थे ना डूब गए, उसमें से हमें 40,000 मिल गए हैं? क्या हम जाके ये कहेंगे? नहीं, ये कहना तो बेवकूफी है। हम भी ये कहेंगे कि सर 15,000 तो वो मिले हैं जो आपने डूबे हुए नहीं माने थे, सही थे आप, वो डूबे नहीं थे, वो हमें मिल गए। और 25,000 रुपए उसमें से मिले हैं जो कि आपके हिसाब से डूब गए। एकदम लॉजिकल बात है कि भैया जब तुमने बोला कि डूबे नहीं, तो अब जब हमें मिल रहे हैं तो हम भी बोलेंगे कि हाँ सर जो नहीं डूबे थे वो पहले मिलेंगे ना, जो स्टैंडर्ड है हमारे डेट्स वो पहले मिलेंगे। तो 40,000 में से 15,000 के तो हमें सर वो मिले जो हमें डूबे हुए नहीं थे हमारे, और 25,000 के वो मिले जो डूब गए थे। तो सर आप डीम्ड इनकम कितने के मानेंगे? डीम्ड इनकम को तो उसी को मानोगे ना जो पहले अलाउड हुआ था और अब रिकवर हुआ है। ठीक है, अलाउ हुआ था 45, उसमें से सिर्फ 25,000 रिकवर हुए हैं, तो दैट्स व्हाई डीम्ड इनकम कितनी होगी? 25,000। समझ गए? हम जाके कहें कि नहीं साहब ये तो 45,000 में से 40,000 मिले हैं, तो ये तो बेवकूफी है। हम क्यों बोलेंगे? एसएससी तो अपना फायदा ही देखेगा। समझ गए? ठीक है, तो क्या बोला गया, और डिपार्टमेंट भी गलत नहीं कह सकता कि हाँ सर आपने बोला था ना कि 15,000 नहीं, आपके डूबे हुए नहीं, आपको मिल जाएंगे, थोड़ा टाइम वेट करो आप मिल जाएंगे। हमने वेट किया, हमें मिल गए, ठीक है, कहाँ दिक्कत है? आई बात समझ में? ओके, तो पहले तो जो लोग 40,000 बोल रहे थे मैं उनसे पूछना चाहूंगा बेटा क्या गलती की आपने? जो लोग 40,000 बोल रहे थे पहले तो वो बताओ आपने गलती क्या की?
सर 45,000 से मान लिया। हाँ, तो ध्यान रखिएगा आगे गलती नहीं होगी। ठीक है, जिसने 5,000 कहा उसका क्या लॉजिक है? शुभम, 5,000 का क्या लॉजिक है बेटा? सर वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, 25 ही लिख रहा था वो, जल्दी जल्दी में 5,000 हो गया, 2 लिखना रह गया। ठीक है, और जिनका 25 था उनका तो क्लियर है। अब बोलो पंकज, कैसे क्वेश्चन गलत है? सर मान लो कि एक्चुअल में जो रिकवर हुए थे सर, जैसे आपने बोला कि एसएससी तो यही बोलेगा, और जो तो इनकम टैक्स ऑफिसर है उसने बोला ये तो मैं आपको मानता हूँ कि रिकवर हो जाएंगे। सर काफी बैड डेट के ऐसे खर्चे होते हैं जो अलाउड ही नहीं होते इनकम टैक्स में, जो आपने पढ़ाया था पिछले कुछ लेक्चर्स में, उनमें से था। तो एसएससी का ये बोलना कि भाई वो रिकवर हो जाएंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं आती। ठीक है सर, और लॉजिकली देखा जाए तो दोनों सिनेरियोस हो सकते हैं। एक मिनट दोबारा बोलो। सर दोबारा जैसे बोलो। आपने सर एसएससी बोलता है कि भाई ये 15,000 तो तुझे रिकवर हो जाएंगे, आपने यही बोला सर? 15,000 रुपए रिकवर हो जाएंगे एसएससी में हाँ, वो ऑफिसर। ऑफिसर बोलता है सर। ठीक है। ठीक है सर, तो आपने ये एग्जांपल दी सर, मान लो खर्चा ही ऐसा था जो इनकम टैक्स अलाउ ही नहीं करता, तो फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर उसको इनकम मानने की जरूरत कहाँ है? आप दो चीजें मिक्स कर देते हो हर बार। बात चल रही है बेड डेट की और आप बोल रहे हो सर कोई खर्चा ऐसा ही था जो अलाउ ही नहीं था। तो बेड डेट में दूसरा खर्चा क्यों घुसा रहे हो? सर बेड डेट का ही खर्चा था ना, बेड डेट के सारे खर्चे थोड़ी अलाउड होते हैं। जैसे आपने एग्जांपल में समझाया था, सिर्फ डेटर्स में बेड डेट नहीं होते। आपने एग्जांपल दी थी कि मैंने बिल्डिंग खरीदने के लिए कुछ पैसा दिया था ना, उसने बिल्डिंग की ना पैसा दिया। ठीक है सर, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है तो वो नहीं आता। मैं उस तरह की जनरल टर्म में बेड डेट की बात कर रहा हूँ सर। और सर एक्चुअल में जो 40,000 है वो किसी को भी नहीं पता, एसएससी सिर्फ अपने फायदे के लिए बोल रहा है। ये तो फिर एक असम्पशन ही लेके चलना पड़ेगा ना सर हमें। असम्पशन नहीं है, इट्स रूल, इट्स रूल। जब रूल बनाया गया तो ये बोला गया कि एसएससी को पहले वो लेना है जो उसको अलाउड नहीं हुआ। हाँ सर, मतलब वो एक रूल है, वो रूल नहीं पता था, इसलिए मेरा आंसर ऐसा आ रहा था कि यार जब 40,000 मुझे आप पता ही नहीं क्वेश्चन गलत बाइफरकेशन बता रहे हो, आप तो क्वेश्चन गलत, आंसर गलत नहीं आ रहा आपका, आप बोलो क्वेश्चन गलत है। सर क्योंकि मेरे हिसाब से बाइफरकेशन नहीं था 40,000 का, इसलिए मुझे क्वेश्चन गलत लगा। सुनो मेरी बात, तुम्हारे हिसाब से अगर कभी आंसर नहीं आए तो ये बोलो कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये कभी मत कहना कि क्वेश्चन गलत था। ठीक है सर, समझ गए? वरना तो एग्जामिनर कहेगा कि भैया आजा तुम्हें मैं सिखाऊं कैसे क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। अपन ऐसे थोड़ी बोल सकते। जी सर, है ना बेटा, क्योंकि ऐसे तो हर क्वेश्चन में, मतलब इतने बच्चों में हर क्वेश्चन किसी ना किसी को नहीं आएगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो क्वेश्चन गलत है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। ओके चलिए, ओके बोलिए बेटा, क्लियर है? यहाँ तक ले लो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है। ओके ले लिया, ठीक है। जिसने गलती की थी बेटा समझ में आ गया। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा यहाँ पे बीएनपी पढ़ाने का पर्पज आप खुद ने ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपने इंटर में कितना भी अच्छा पढ़ा होगा, कितना डिटेल में पढ़ा होगा, किसी ने कम पढ़ा होगा, किसी ने ज्यादा पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर अब मेरा इतना डिटेल में पढ़ाने का पर्पज ये है कि अब पढ़ने के बाद अगेन जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, एट दैट टाइम आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए या आपका ये जवाब नहीं होना चाहिए कि सर मुझे बीएनपी नहीं आता या मुझे प्रोविजन में डाउट है। ठीक है, पर्पज हमारा वो है और पर्पज सोल्व होना चाहिए, राइट? ओके, सेक्शन 43B। सर सेक्शन 43B क्या कह रहा है? सेक्शन 43B कह रहा है कि सर्टेन expenses allowed on payment basis। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो पेमेंट बेसिस पे अलाउ होते हैं। मतलब सर, मतलब ये कि इनकम होने से ही मतलब नहीं है, उनका पेमेंट भी होना चाहिए तो ही वो अलाउ है, अदरवाइज वो अलाउ नहीं है।
याद है ऐसे कोई खर्चे? एक तो मैं लिख देता हूँ, मुझे याद आ गया। और किसी को याद है कोई खर्चा जो सिर्फ पेमेंट होने पे ही अलाउ होता है? सर लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट, गवर्नमेंट ड्यूज, वेरी गुड। गवर्नमेंट ड्यूज, टीआरएस भी है सर। वीआरएस, ओके। और सर वो आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन वाला, वो एम्प्लॉयर वाला। कंट्रीब्यूशन टू कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ ऐसा लिख देता हूँ, या पीएफ, ठीक है। और पेमेंट टू रेलवे फॉर यूज ऑफ हिज एसेट। रेलवे को कोई पेमेंट किया उसके एसेट काम में लेने के लिए। सर एसेट काम में लेने के लिए मतलब मान लीजिए हमने रेलवे का कोई कंटेनर काम में लिया है ना, उसके लिए उसको पेमेंट करना पड़ा, तो वो यहाँ कवर हो जाएगा। ओके। और सर इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट पेड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव बैंक और एनबीएफसी, ठीक है। पहले इसमें सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, बाद में एक साल में जोड़ा गया इसमें कोऑपरेटिव बैंक, और फिर जोड़ा गया इसमें एनबीएफसी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेनली बनते हैं, एक बनता है इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और दूसरा बनता है गवर्नमेंट ड्यूज। सर गवर्नमेंट ड्यूज में क्या है? गवर्नमेंट ड्यूज में सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे इसमें कस्टम आ गया आपका, ठीक है। जीएसटी अगर पेमेंट हुआ है तो जीएसटी आ गया, जितने भी टैक्सेज है वो सब इसमें आ जाते हैं, टैक्स और ड्यूटीज वगैरह सब इसमें कवर हो जाते हैं। तो ये तभी अलाउ होंगे जब इनका पेमेंट हो जाएगा। ओके सर, पेमेंट कब तक होना है? क्या प्रीवियस ईयर में ही पेमेंट होना है? नहीं, इसके लिए आपको एडिशनल टाइम दिया गया है, और जो एडिशनल टाइम है वो कब तक का है? बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। इनकम टैक्स की रिटर्न भरने से पहले, इनकम टैक्स रिटर्न भरने या उसकी ड्यू डेट से पहले अगर आप पेमेंट करते हैं तो ये अलाउएबल है, अदरवाइज फिर ये अगले साल अलाउ होगा। फिर भी अलाउड नहीं होगा, पर फिर अगले साल अलाउ किया जाएगा। ठीक है। अच्छा मान लीजिए किसी पर्सन का जो अकाउंटिंग है, किसी पर्सन की अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे चलती है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना सेक्शन 145 कि सर दो तरीके की अकाउंटिंग चलती है, कुछ की चलती है अक्रूवल बेसिस पे और कुछ की चलती है केस बेसिस पे। तो जिसकी अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे चलती हो, क्या उसके लिए भी इसका पेमेंट होना जरूरी है? बोलो। जो अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट्स मेंटेन करता है, क्या उस पे ये रूल लगता है या सिर्फ केस वालों पे लगता है? लगेगा। दो लोग कह रहे हैं लगेगा, बाकी
लगेगा। बाकी बोल दो भाई, फटाफट रिप्लाई कर दो ना, जितना लेट आप रिप्लाई करोगे उतना डिले होगा अपने को। बाकी लोग हर्षित, साकार, नीवी, सिद्धि, समृद्धि, प्रेरणा, अंशु, मीनल, आर्य, प्राची, विकास, क्या हुआ भैया? हाँ या ना तो बोल दो। हर बार इनविटेशन थोड़ी देना पड़ता है जवाब देने के लिए। ओके, यस, डेफिनेटली ये सेक्शन लगेगा, डेफिनेटली ये सेक्शन लगेगा। अरे भैया केस बेसिस में तो ऑलरेडी पेमेंट की बात रहती है, उसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अक्रूवल है तभी तो ये बात बोलनी पड़ रही है, अक्रूवल बेसिस है तभी तो ये बात बोलनी पड़ रही है। केस बेसिस में तो ऑलरेडी वही अलाउ बेसिस पे होता है, पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है ना। आगे बात समझ में? तो एटलीस्ट जिनका आंसर नो था उन्हें तो बोलना चाहिए था ना। बेटा बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? अगर आपको कोई आंसर नहीं आता या आप श्योर नहीं है, मैं तो कहता हूं अगर आप श्योर हैं तो बोलना ही है कि सर मुझे आता है, और अगर नहीं श्योर है तो डेफिनेटली आपको बोलना चाहिए ताकि आप श्योर हो सके। ठीक है, ये मत वेट करो कि मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार सर बता देते हैं फिर मैं श्योर हो जाऊंगा, नहीं, वो चीज कभी याद नहीं होगी। अगली बार जब पूछेंगे तो सेम गलती करोगे आप। ओके, ओके। आपका क्या है, मोटिवेशन कम टाइम तक रहता है। आपको एक दिन मोटिवेट करते हैं, आप एक दिन यस सर हम करेंगे सर, हम ऐसा कर देंगे, रैंक ले आएंगे, फिर 2 दिन में वो डाउन हो जाता है वापस, फिर वही वापस पीछे बैठना, जवाब नहीं देना। ठीक है, अभी कल परसों मैंने पूछा था आई थिंक नाम लेके कि भैया कौन रिप्लाई करेगा कौन नहीं करेगा, तब यस सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम रिप्लाई, तब बड़े तन तन के सबने जवाब दिए थे यस, और अगेन वही 2 जनों का रिप्लाई आता है। बोलो ऐसा क्यों? Okay. Section 44AA and Section 44AB. Section 44AA and Section 44AB. ये अब इनकम टैक्स के प्रोविजन से हटके हैं बिल्कुल। अभी तक अपन ने जितने प्रोविजन पढ़े हैं इनका उनसे कोई लेना देना नहीं है बेसिकली। ठीक है, ये प्रोसीजरल पार्ट है, मतलब किसको अकाउंट्स रखने, किसको ऑडिट करवानी, ये सब डिफरेंट थिंग है। अलाउड डिसअलाउड वो कंसेप्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आप जब बीएनपी की इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे ना डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से, तो जितना हमने अभी तक पढ़ लिया उतना ही काम आएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में ये वाली चीज काम में नहीं आएगी। तो एक बार पूरे जोश के साथ फटाफट बोल दो, क्या सेक्शन 43B तक क्लियर है आपके? यस सर। There is sir clear. ओके, चलो तो अब आते हैं आगे। ये वाला जो पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ये बेटा एमसीक्यू बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत से एमसीक्यू आने के चांसेस बनते हैं। सर बुक्स क्या है 44AA?
ये है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 44AB क्या है सर? ये है टैक्स ऑडिट। और इसके साथ पैरेलली एक और सेक्शन हमें पढ़ना होता है वो होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर 44AD, 44ADA, 44A, 44B, 44BB, 44BBA और 44BBB, इतने सेक्शन हमें पढ़ने हैं, राइट। अब ये सेक्शन पढ़ने से पहले मैं एक बार ये चाहूंगा कि आपके माइंड में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि ये सेक्शन क्या है, क्यों है, हमें क्यों पढ़ने हैं। कोई बता सकता है तीनों को लिंक करके? एनीवन? कि ये तीनों सेक्शन सर क्यों बनाए गए? तो लिंक कर सकता है क्या इन तीनों को आपस में? सर माइक से कर दो रिप्लाई। हाँ बिल्कुल कर। सब जैसे 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए है, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट कौन से टर्नओवर तक मेंटेन करेंगे, कब करना चाहिए उस पे है। फिर टैक्स ऑडिट कब करवानी होती है, कौन से टर्नओवर क्रॉस होने पे करनी होती है। उसके बाद ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में इंडिविजुअल का और ना प्रोफेशनल्स का, इनका सबका अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सेक्शन है। तो इसीलिए इन तीनों को लिंक करके पढ़ेंगे ताकि हमें एक साथ पढ़ने में समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए वेरी गुड। और कोई नहीं है? चलिए सुनिए बेटा, देखिए आप मुझे एक बार बताइए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन बनाता है? पहले मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ आपको, तो ध्यान से सुनना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन बनाता है? डिपार्टमेंट बनाता है या एसएससी बनाता है? बोलो। एसएससी बनाता है। क्या जरूरी है एसएससी बनाता है? बनाता ही है, कुछ केस में बनाता है सर, कुछ केस में नहीं बनाता। ओके। डिपार्टमेंट ने कहा कि आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है अगर आपकी इनकम एक लिमिट से ज्यादा है, राइट। आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है अगर आपकी इनकम एक लिमिट से ज्यादा है। यस और नो? यस। अच्छा, आईटीआर कौन बनाता है? इनकम टैक्स ऑफिसर बनाता है या एसएससी बनाता है? इनकम टैक्स रिटर्न कौन फाइल करता है? एसएससी करता है। आप कहोगे सर एसएससी नहीं करता, सीए करता है। तो सीए भी ऑन बिहाफ ऑफ एसएससी करता है, ठीक है। अब आपने अपनी आईटीआर भरी, डिपार्टमेंट बोलता है कि आपने इतना प्रॉफिट कमाया, आप कहते हैं यस सर मैंने इतना प्रॉफिट कमाया। डिपार्टमेंट कहता है भाई हम कैसे मान लें आपने इतना प्रॉफिट कमाया है, कोई प्रूफ तो दो इस चीज का हमें कि आपने इतना ही प्रॉफिट कमाया है, ज्यादा नहीं कमाया, ठीक है। या हम चेक करना चाहें, अगर चेक करना भी चाहें तो कैसे चेक करें? हमें तो रिकॉर्ड तो चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बोला गया कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ताकि अगर आपने जो रिटर्न फाइल की उसमें शो की गई इनकम पे हमें डाउट हो तो हम आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो चेक कर सके। तो इसके लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। आप कहते हो कि सर मेरी तो इनकम इतनी सी है, थोड़ी सी है, मुझे तो प्रॉफिट ही नहीं है, तो कहते हैं फिर रहने दो ना, फिर तो तुम्हें आईटीआर भरने की भी जरूरत नहीं है अगर इनकम कम है तो, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले कैटेगरी उन लोगों की जिनकी आईटीआर भरने की भी जरूरत नहीं है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत तो होने का सवाल ही नहीं, ठीक है। फिर उनकी बात आई कि जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं। अब आपने कहा सर हमने बना लिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप चाहो तो चेक कर, ठीक है। डिपार्टमेंट कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने वाले भी आप हैं, आपने कुछ भी लिख दिया होगा अकाउंट में, ठीक है। और सारे लोगों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम चेक कर सके इतना टाइम हमारे पास नहीं है, ना तो इतने हमारे पास वर्कफोर्स है और ना ही इतना टाइम हमारे पास है कि हम आपके सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकें। बोलो डिपार्टमेंट का कहना सही है? बोलो क्या डिपार्टमेंट का कहना सही है
कि भैया हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपके सारे बुक्स अकाउंट चेक कर सकते। यस, तो डिपार्टमेंट ने कहा कि फिर एक काम करते हैं, हम एक प्रोफेशनल बंदे से जिसको इस बारे में जानकारी हो उससे बोलते हैं कि वो आपके बुक्स अकाउंट चेक करेगा। तो आप एक काम करो, आप उस बंदे के पास जाओ और अपने बुक्स अकाउंट उससे साइन करवा के लाओ। अब क्योंकि वो बंदा प्रोफेशनल है, ठीक है, नॉलेजेबल है और उसकी डिग्निटी पे हमें विश्वास है, तो अगर वो बंदा साइन कर देगा तो हम ये बिलीव कर लेंगे, कि आपने जो अकाउंट्स बनाए वो सही है। ओके, तो इसलिए कंसेप्ट आया ऑडिट का। बोलो, बात समझ में आई? बोलिए, बात समझ में आई यहाँ तक? अब असेसी कहता है कि सर आपने कह दिया अकाउंट्स रखो, हमने अकाउंट्स रख लिए, आपने कहा ऑडिट कराओ, हमने ऑडिट करवा ली, और इनका तो खर्चा बहुत है। अकाउंट्स रखने वाला बंदा 10,000 रुपये महीना लेता है, तो हमारा तो 1,20,000 रुपये उसे देना पड़ता है। ऑडिट करने वाला सीए 20,000 रुपये लेता है, तो हमें 20,000 रुपये उसे ऑडिट के देने पड़ते हैं, तो हमारा 1,40,000 रुपये खर्च हो जाता है। इतना तो हमारा प्रॉफिट ही नहीं है, हमारा तो छोटा सा काम है सर, स्मॉल बिजनेस, छोटा सा बिजनेस है सर हमारा। एक सेकंड जी, ऑडियो आ रहा है क्या, एक बार बताना। यस सर। ओके, तो असिस्टेंट ऑफिसर ने को कहा कि साहब आपने कह दिया ये काम करो, हम करें कैसे, हमारा तो इतना प्रॉफिट ही नहीं होता। तो डिपार्टमेंट का बात तो ठीक है, सोचने वाली बात है। तो उन्होंने फिर से एसएससी को दो कैटेगरी में बांटा। उन्होंने कहा कि साहब एक पैसे वाले लोग, ठीक है, एक बड़े एसएससी और एक स्मॉल एसएससी, ठीक है। बड़े एसएससी को कहा कि ऐसा हम मान ही नहीं सकते कि आपके पास अकाउंट्स कराने का और ऑडिट करवाने का पैसा नहीं, ऐसा तो हम नहीं मान सकते, तो आपको तो अकाउंट्स और ऑडिट करवानी पड़ेगी, कोई छूट नहीं मिलेगी आपको। पर छोटे एसएससी को कहा कि भैया ठीक है, हम तुम्हारी बात से एग्री हैं, पर हम भी क्या करें, हमारी भी ड्यूटी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर आप टैक्स चोरी करोगे। एसएससी कहता साहब मैं नहीं करूंगा टैक्स चोरी, बताओ आप क्या चाहते हो आप। डिपार्टमेंट कहता भैया हम तो सिर्फ इतना सा चाहते हैं, कि आप हमें प्रॉपर्ली टैक्स दे दो, आप टैक्स चोरी ना करें, ठीक है। एसएससी कहता सर कैसे विश्वास दिलाएं हम आपको टैक्स चोरी, आपको बुक्स अकाउंट्स क्यों चाहिए, ठीक है। डिपार्टमेंट कहता भैया हमें बुक्स अकाउंट सिर्फ इतना जानने के लिए चाहिए कि आपने जो प्रॉफिट शो किया आपने उतना ही कमाया या नहीं कमाया, ठीक है। हमने कहा सर एक काम करो, अगर आपको ये शक है कि हम बुक्स अकाउंट झूठे बना रहे हैं, तो आप एक काम करो, आप बताओ आपके हिसाब से मैं कितना कमाता हूँ, ठीक है, आप बताओ आपके हिसाब से मैं कितना कमाता हूँ। डिपार्टमेंट कहता है भैया हमारे हिसाब से आप 8% तो कमाते ही कमाते, जितना भी सेल होती है उसका 8% कमाते। अब एसएससी ने बात पकड़ ली, एसएससी ने कहा ठीक है सर, फिर अब बात सुनो आप, अगर मैं आपको अपने टर्नओवर का 8% इनकम डिक्लेयर करके दूं, तो फिर आपको बुक्स अकाउंट चाहिए क्या। डिपार्टमेंट कहता नहीं साहब हमें नहीं चाहिए, हमें क्यों चाहिए, हमें तो यही तो चेक करना था कि कहीं आप कम तो नहीं दिखा रहे, 8% अगर आप शो कर देते हो तो हमें बुक्स अकाउंट्स नहीं चाहिए। एसएससी ने कहा बस ठीक है, तो बोला ठीक है, अगर आप टर्नओवर का 8% प्रॉफिट शो करते हो, जिसको बोला गया प्रीजम्पटिव मतलब प्री कैलकुलेटेड, तो पहले से कैलकुलेट कर दिया ना 8%, कि 8% में दोनों एग्री है। डिपार्टमेंट इस बात के लिए एग्री है कि मुझे बुक्स अकाउंट नहीं चाहिए, और एसएससी इस बात के लिए एग्री है कि मुझे ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी, मुझे अकाउंट्स नहीं रखनी पड़ेगी, ठीक है, और मैं 8% पे टैक्स देने को तैयार। तो दोनों जने इस बात पे एग्री हो गए, तो इसे नाम दिया गया प्रीजम्पटिव टैक्सेशन, समझ गए। पर ये भी स्मॉल एसएससीज के लिए है, बड़े एसएससीज के लिए नहीं है। बड़ों की जांच तो डिपार्टमेंट करेगा, वरना उनके इतने सारे इनकम टैक्स ऑफिसर काम क्या आएंगे। ओके, तो बताओ समझ में आया लिंक तीनों के बीच में कि कैसे कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट आई, ठीक है। अब इसमें अलग अलग आ गए सब, 8% भी है, 6% भी, ठीक है, ट्रांसपोर्टर के लिए अलग भी है, तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से इस इनकम को डिसाइड किया गया। जैसे
जीएसटी में आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, कंपोजिशन स्कीम, पढ़ी है क्या? जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम पढ़ी है क्या? हाँ जी, जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम पढ़ी है? हाँ सर, तो बस वैसे ही प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है, ऑलमोस्ट सेम ही है। उसमें भी आपको बोलते हैं कि भैया इनपुट आउटपुट का सिस्टम नहीं चाहिए आपको, आप तो सीधा हमें टर्नओवर का एक परसेंटेज पे करो। तो वैसे यहाँ पे बोला कि आपने सेल कितनी की, परचेज कितनी की, ठीक है, हाँ खर्चे क्या क्या हुए, हमें सब चीजें चेक नहीं करनी, हमें तो टर्नओवर बताओ, उसका एक फिक्स परसेंटेज निकालो, वो आपकी इनकम। तो बताइए समझ में आ गई बात यहाँ पे? ओके, तो कल मैं इसके सारे प्रोविजन आपको पढ़ा दूंगा, बुक्स अकाउंट किसको करने हैं, ऑडिट किसको करानी है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में क्या क्या चीज आता है, ठीक है। फिर हम बीएनपी के बड़े क्वेश्चंस करेंगे। ओके, इस वीक में हमारा बीएनपी खत्म हो जाएगा, इस वीक में हम बीएनपी चैप्टर को ओवर कर देंगे। पर साथ में ध्यान रखें, ओवर सिर्फ बेटा मेरी तरफ से नहीं होना चाहिए, आपकी तरफ से भी ओवर होना चाहिए, एक एक कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ओके, चलिए, थैंक यू बेटा।